तो वेलकम यू ऑल। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एईसी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की यहाँ पे आईक्यू सीरीज चल रही है और इन आईक्यू सीरीज के अंदर मेन मोटिव ये है कि इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं टॉपिक वाइज, और इनका जो है अपकमिंग जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम है उन सभी एग्जाम में ये यूजफुल रहेगा। नाउ हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और प्रीवियसली मैंने आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कॉम्पैक्शन कंप्लीट करा दिया है, सॉइल क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी। इसी के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इन द सॉइल और इफेक्टिव स्ट्रेस इन द सॉइल। तो अब इसके ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक ब्यूटीफुल पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल पोर वाटर प्रेशर का मतलब क्या होता है। आप लोग ये सारी टर्म्स से अवेयर हैं कि टोटल स्ट्रेस क्या होती है, दैट इज देन इसके बाद आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है और आपका न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है। राइट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। सो देयर आर सम अनाउंसमेंट कि जो बच्चे अपनी एई और जेई की प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर भोपाल के थ्रू और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग एज तक ले जा सकते हैं। अगर आपको बैच इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में रहेंगे फॉर रिस्पेक्टिव ब्रांच दैट इज सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमसे ऑनलाइन थ्रू ए ऐप कॉल्ड द एईसी प्लस AE/JEE लाइव कोचिंग। बेनिफिट्स क्या है इस ऐप के बेनिफिट ये हैं कि आपको लाइव बैचेस मिल जाते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं देन आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशंस। अगर आपको रिवीजन कोर्सेज चाहिए है तो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुली डिजाइन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। रिवीजन के लिए रिवीजन कोर्सेज अवेलेबल है और फ्री मटेरियल्स तो आपको वैसे ही मिल जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें, तो जो एंड्रॉइड यूजर है वो डायरेक्टली चाहे तो इस ऐप को सर्च करें बाय द सेम नेम या डायरेक्टली इस स्कैन कोड या QR कोड को स्कैन कर लें। iOS यूजर के लिए ये वाला स्कैन कोड यूज करना है या एप्पल स्टोर पे जाके वो अपना इस नेम को सर्च करके जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर द मेन थिंग दैट इज द क्वेश्चन। सो रीड ए प्रॉब्लम हियर। ए क्वेश्चन वाज गिवन, आपके लिए फिगर भी दिया हुआ है। क्या गिवन है? ए 10 मीटर थिक लेयर ऑफ द क्ले is underlain by a sand layer of 20 meter depth. The water table is this water table is the 5 meter below the ground surface of the clay layer. The soil above the water table is capillary saturated. The value of the gamma saturated is 19 kilonewton per meter cube and the unit weight of the gamma W, let us take that is a gamma W के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी. If now the water table is rises to the surface, the effective stress at a point P ऑन द इंटरफेस विल बी। सो बोल ये रहा है क्वेश्चन कि एक 10 मीटर आपके पास थिक लेयर है जो कि है किसके ऊपर? सैंड लेयर के ऊपर। नाउ इस थिन लेयर ऑफ दी क्ले के अंदर यहां पे इसने ये भी बोल के रखा है वी हैव ए वाटर टेबल, दिस इज दी वाटर टेबल, राइट। एंड वाटर टेबल जो है आपकी वो आपकी है 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। सो हियर वाटर टेबल इज 5 मीटर below the ground level. ये एरिया है, the water table is 5 meter below the surface layer of the clay. Now soil above the water table जो है this is the capillary saturated और उसका गामा सैचुरेटेड दे रखा है। मतलब यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी दे रखी है। गामा सैचुरेटेड विल बी 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बिकॉज इट इज द जोन ऑफ कैपिलरिटी। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो आपका वाटर लेवल टॉप पे राइज कर जाए, नेक्स्ट थिंग ये बोल रहा है कि मान लो आपकी वाटर टेबल हुई राइज कहां तक। अब ये जो डॉटेड कलर की मैंने लाइन शो करके रखी है दिस इज द राइज ऑफ द वाटर टेबल अप टू द टॉप लेयर। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप मुझे ये बता दो कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब सैंड और क्ले के बीच का जो इंटरफेस है इसमें क्या चेंज है निकल के आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर, राइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ क्या चेंज निकल के आएगा इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय दिस टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होती है? टोटल स्ट्रेस का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट P पे आप खड़े हो जाओ और उस पॉइंट P के ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, लोड, सॉइल, पानी, कितना यहाँ पे आपका स्ट्रेस अप्लाई करता है, इसको हम बोलते हैं टोटल स्ट्रेस।
अब अगर मान लो इनिशियल कंडीशन अगर मेरी वाटर टेबल जो है वो 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है, तो आप जानते हैं कि पी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितनी होगी? पी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस होगी आपकी दिस 5 मीटर जो आपकी कैपिलरी जोन की सॉइल है वो, प्लस 5 मीटर क्ले, क्योंकि आपकी कैपिलरी जोन है और वाटर टेबल के नीचे भी सॉइल आपकी क्या है? सैचुरेटेड। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, टोटल पी पे जो टोटल स्ट्रेस निकल के आएगी 10 गामा, ठीक, दिस इज द टोटल स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर? पोर वाटर प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर आप पीजोमीटर लगा दें यहां पे, अगर आप पीजोमीटर को इंसर्ट कर दें, तो आपके पीजोमीटर के इंसर्ट होने के कारण कितना लेवल पानी में राइज कर रहा है, और वो पानी का लेवल कहां तक राइज करेगा? अप टू फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस कहां पे आ रही है आपकी? अगर आपकी ये 5 ब्लू वाली टेबल तक, इनिशियली ये है ब्लू वाली और फाइनली ये है, सो इनिशियल कंडीशन में अगर मैं यहां पे पीजोमीटर इंसर्ट करूं इस पी पॉइंट पे, सो वेट ए सेकेंड, मैं कलर चेंज कर दूं इसमें। इनिशियली मैंने जब वाटर टेबल में राइज नहीं हुआ था, मैंने पी पॉइंट पे एक पीजोमीटर को इंसर्ट किया, और ये पीजोमीटर के अंदर कितना कॉलम राइज करेगा पानी का? अप टू दी वाटर टेबल, अप टू दी वाटर टेबल लेवल, प्री वाटर टेबल लेवल। प्री वाटर टेबल लेवल मतलब आपका पानी जो है इसमें राइज कर जाएगा इस वाले लेवल तक। दिस इज द राइज ऑफ वाटर इन दी पीजोमीटर, राइट। नाउ तो न्यूट्रल स्ट्रेस कितनी निकल के आएगी? न्यूट्रल स्ट्रेस विल बी, कितना राइज हुआ? 5 मीटर का राइज हुआ, तो 5 इंटू गामा डब्ल्यू। इसका मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस क्या निकल के आई? अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 10 गामा सैचुरेटेड माइनस 5 गामा डब्ल्यू। दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस में जब आपकी 5 मीटर राइज हो गई वाटर टेबल, दिस इज द केस नंबर 1, इनिशियल केस। नाउ सेकंड केस में बोल रहा है कि जब वाटर टेबल राइज कर गई आपकी 5 मीटर, 5 मीटर राइज की, तो आपका टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि गामा जो है वो सैचुरेटेड सेम है, सो टोटल स्ट्रेस विल बी सेम, इट इज द 10 गामा सैचुरेटेड। नाउ व्हाट इज द राइज इन द पीजोमीटर इन द सेकंड केस? अब पीजोमीटर में राइज कितना होगा? तो जब आप यहीं पे पीजोमीटर वापस से इंसर्ट करेंगे, तो अब जो राइज होगा वो राइज टॉप लेवल तक निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी वाटर टेबल कहां पे रीच कर गई है? वाटर टेबल नाउ अब आपकी आ गई है अप टू दी टॉप लेवल। सो दिस इज द न्यू कंडीशन, और न्यू कंडीशन के बेसिस पे हमारी जो वाटर टेबल निकल के आ रही है, दिस इज द टोटल राइज, दिस इज द टोटल राइज इन द वाटर कॉलम और इन द पीजोमीटर, राइट। क्लियर है? इनिशियली आपका इतना राइज था, फाइनली जब वाटर टेबल आपकी टॉप पर पहुंच गई है, आपका पीजोमीटर के अंदर जो वाटर का जो हेड है वो आपका क्या हो गया है? राइज कर गया है। और कितना राइज किया है वो मैंने आपको शो किया है बाय हाइलाइटेड पेन से। नाउ व्हाट इज द टोटल यू वैल्यू इन द सेकंड केस? तो यू वैल्यू इक्वल टू 10 गामा डब्ल्यू। इसका मतलब आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गई? इफेक्टिव स्ट्रेस इस वाले केस में कितनी निकल के आ रही है? 0। जरा चेक करना यहाँ पे कि जो टोटल स्ट्रेस है दोनों ही केस में, वो तो आपकी क्या निकल के आ रही है? सेम। लेकिन आप जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज द टोटल स्ट्रेस माइनस यू। इस टोटल स्ट्रेस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यू वैल्यू जो है वो प्रीवियस वाले केस से कितना इंक्रीज कर गई? 5 टाइम्स ऑफ गामा डब्ल्यू इंक्रीज कर गई। और जब कोई चीज इंक्रीज कर रही है माइनस साइन के साथ, तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी बाय द सेम अमाउंट 5 गामा डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरफेस पी पे देखें और वाटर कॉलम राइज कर रहा है, तो इसमें टोटल स्ट्रेस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपकी किस पे चेंज आएगा? पोर वाटर प्रेशर पे चेंज आएगा। पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कितने से करेगा? बाय 5 गामा डब्ल्यू यूनिट्स। उतने से ही आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। Now next is, which of the following statement is not true in context with the capillary pressure in the soil? Now अगर आप देखें कैपिलरी राइज किसी सॉइल के अंदर, लेट अस सपोज से दिस इज द सॉइल, and let us suppose say a soil having the initial water level, let us say this is the initial water level. तो मैंने दो सॉइल को कंसीडर कर लिया है
मान लो दिस इज दी सॉइल नंबर 1, और जो नीचे वाली है दिस इज दी सॉइल नंबर 2। ठीक, ओरिजिनली वाटर टेबल जो है वो मान लो किसी डेप्थ डी डिस्टेंस पे है, ये जो ब्लू कलर से है दिस इज दी वाटर टेबल लेवल, और ये मान लो आपकी ग्राउंड लेवल है, दिस इज दी वी हैव ग्राउंड लेवल। अब मैंने आपको यहां पे ये बताया है कि लेट अस सपोज से दिस इज द राइज ऑफ कैपिलरिटी, ये आपका कुछ कैपिलरिटी के कारण सैचुरेशन हो रहा है, तो ये है आपका जोन ऑफ कैपिलरिटी। अब मुझे यहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है। तो जनरली क्या होता है कि लेट अस सपोज से कि HC विल बी द हाइट ऑफ कैपिलरिटी, इफ HC विल बी द हाइट ऑफ कैपिलरिटी, तो अब आपका यहां पे जो पोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। सो पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या होता है कि जो आपका कैपिलरिटी के ऊपर पानी आ रहा है उसमें तो होता है टेंशन, बट वाटर टेबल के नीचे आपका एग्जिस्ट करता है हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन, और कैपिलरिटी जो है वो मैक्सिमम कहां तक राइज करेगी, अप टू दी मैक्सिमम जो उसकी हाइट है कैपिलरिटी की। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इन केस ऑफ कैपिलरिटी राइज। ये होता है आपका कैपिलरिटी राइज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यहां पे आपकी वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज कितनी वैल्यू, हाइट ऑफ द कैपिलरिटी इनटू गामा डब्ल्यू एट द जोन दिस इंटरफेस वाटर टेबल लेवल। यहां पे गेज प्रेशर क्या रहेगा, 0, एंड नीचे आपका होगा हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन एंड हैविंग द वैल्यू ऑफ इसके एच हाइट है इसके नीचे, तो ये एच गामा डब्ल्यू इसका जो है वो आपका हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन वाला पोर वाटर प्रेशर है। So this is the distribution diagram or the pore pressure distribution diagram in case of the capillarity rise। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जोन ऑफ कैपिलरिटी में देखें तो हमारे को अगर अफेक्टिव स्ट्रेस चेक करनी है इन जोन ऑफ कैपिलरिटी, हम जानते हैं कि इट इज द टोटल स्ट्रेस माइनस यू, और यू ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका मतलब जब आपकी कैपिलरिटी राइज होगी तो आपकी अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, आपकी अफेक्टिव स्ट्रेस जो रहती है वो बढ़ जाती है बाय कितने यूनिट से, जितना हाइट ऑफ कैपिलरिटी है उतने अमाउंट से आपकी अफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कैपिलरिटी प्रेशर के रिस्पेक्ट में। पहला स्टेटमेंट वाटर अंडर द टेंशन इन द कैपिलरी जोन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट में है, आपको टेंशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन द कैपिलरी जोन, करेक्ट स्टेटमेंट, पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव आ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज ड्यू टू कैपिलरी जोन, दैट इज आल्सो द करेक्ट, यही तो मैंने अभी आपको बताया। डी ऑप्शन, कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन केस ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। जनरली कैपिलरिटी राइज ज्यादा निकल के आती है इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल एंड कम निकल के आती है इन केस ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल। अब point is that कि how to calculate this capillarity rise। So capillarity rise in the soil will be calculated by two formulae। First, height of the capillarity rise will be given by 4 sigma cos theta की वैल्यू मान लिया अपन ने 0 अपॉन में रो जी, ये यूनिट वेट ऑफ द वाटर, 4 सिग्मा बाय गामा डब्ल्यू डी। ये हाइट ऑफ कैपिलरिटी निकल के आती है आपके इन केस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, बट इन केस ऑफ द सॉइल वी अज्यूम दैट कि D इक्वल टू D10 का 1/5, सो हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज विल बी कैलकुलेटेड 20 सिग्मा अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू D10, राइट। तो ये तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से सॉइल के ऊपर लगा है हाइट ऑफ कैपिलरिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला। सिमिलरली आपके एक एलन हेजन साहब आए थे, उन्होंने भी अपना एक एम्पेरिकल फॉर्मूला किया था टू कैलकुलेट हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज, विच इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी C अपॉन में ED10, वेयर C इज द कांस्टेंट हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0.1 to 0.3 एंड D10 इज द इफेक्टिव डाया ऑफ द पार्टिकल। नाउ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल, जैसे अगर मैं बात करूं सिल्ट के अंदर या ग्रेवल के अंदर, तो ग्रेवल के अंदर ये हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज निकल के आती है अप टू 1 to 10 mm। वहीं पे अगर हम बात करें क्ले के अंदर, इसकी वैल्यू निकल के आती है 1000 से लेके 3000 mm के बीच में। इसका मतलब क्ले के अंदर ज्यादा, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर कैपिलरिटी राइज ज्यादा और कोर्स ग्रेन के अंदर कैपिलरिटी राइज कम। इसका मतलब कैपिलरिटी कोर्स ग्रेन सॉइल में आपकी क्या है, कम निकल के आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर एक और चीज समझने वाली बात यह है कि होता क्या है कि जब आपकी, स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कैपिलरिटी राइज का अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं,
तो आप जानते हैं कि जो हाइट ऑफ कैपिलरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के, या इसी को आप बोल सकते हो दैट इज द रेडियस आर। ना अब जैसे जैसे तुम्हारा पानी का लेवल बढ़ाते जाओगे, मैं इसमें कुछ शो करने चाह रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट लेवल। एक सेकेंड, इसको इरेज करें, वाटर को हम ले लेते हैं ब्लू कलर से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखो जरा। पहला, दूसरा, एंड let us suppose this is the थर्ड लेवल। अब देखो मैंने आपको 3 लेवल दिखाए, 1 2 3। नाउ जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होते जाएगा, आपका हाइट जो है वो क्या होते जाएगा, हाइट ऑफ कैपिलरिटी राइज क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर मान लो रेडियस इनफाइनाइट हो जाए, इफ आर विल टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब हाइट ऑफ कैपिलरिटी क्या हो जाएगी, 0। अब देखो फर्स्ट वाले कर्व में वाटर टेबल आपकी क्या है, इसका कुछ कर्व है, कर्वेचर है, इसका मतलब इसकी रेडियस है। अब धीरे धीरे मैं कर्वेचर को कम करते जा रहा हूं, मतलब मैं रेडियस को बढ़ाते जा रहा हूं, और इनफाइनाइट हो जाएगी जब आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब नंबर 3। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी सॉइल के अंदर पानी को डालते जाओगे, सैचुरेट करते जाओगे, वैसे वैसे ये मेनिस्कस जो है वो आपका ब्रेक करते जाएगा, और एक बार जब सॉइल पूरी फुल्ली सैचुरेट हो जाएगी उस केस में आपकी हाइट ऑफ कैपिलरिटी उठ के हो जाएगी क्या, 0। और इस केस में आपको क्या नहीं मिलेगा, जो एडवांटेज मिल रहा था इफेक्टिव स्ट्रेस राइज का, वो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। So this is a very beautiful concept, how the height of capillarity related with the radius of meniscus. If the radius of meniscus tends to infinity, height of capillarity equal to 0, you will not get any change in the effective stress or rise in the effective stress because of this capillarity, right? So this is the problem over it. Now next question, a sand layer is found. A sand layer is found at a sea floor under 20-meter water depth. Is characterized with the relative density of 40%. Maximum void ratio is 1. Minimum void ratio is 0.5. Specific gravity of solid is 2.67. Assuming that the specific gravity of the sea water, okay, and the unit weight of the fresh water will also given. You have to calculate first, ये common data link type का question है, अगला question भी है इसके अंदर. What would be the effective stress? You have to round it nearest the integer value in kPa at the 30-meter depth into the sand layer. तो सबसे पहले आपको ये बनाना है कि ए सैंड लेयर फाउंड एट ए सी फ्लोर अंडर 20 मीटर वाटर। सो सी दिस फिगर, इसका क्या बनेगा, अगर इसका फिगर बनाए तो ये आपका लेट अस सपोज से दिस इज द वाटर टेबल। ये तो आपकी वाटर टेबल लेवल है, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि आपके पास एक सीप बेड है, ठीक बात है, और उसके नीचे है आपके पास सैंड। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ट्वेंटी मीटर तो वाटर कॉलम है, या वाटर ये मान लो बेड है, दिस इज सी बेड, और इसके नीचे है आपके पास सैंड, और सैंड की जो हाइट दे रखी है उसने 30 मीटर दे रखी है। पढ़ो क्वेश्चन। ए सैंड लेयर इज फाउंड एट ए सी फ्लोर अंडर 20 मीटर। तो 20 मीटर यहाँ पे सी बेड के ऊपर पानी है और उसके नीचे सैंड है जिसकी आपको कितनी डेप्थ दे रखी है, 30 मीटर, ये लिखिए एट ए 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर। ना अब बोला क्या गया है कि ये कैरेक्टराइज्ड है बाय द रिलेटिव डेंसिटी। आरडी की वैल्यू इसमें दे रखी है, या आईडी की वैल्यू यहां पे दे रखी है आपको 40%। मैक्सिमम वॉइड रेशियो आपको दे रखा है इसने, दिस इज द 1। मिनिमम वॉइड रेशियो दैट इज द ई मिनिमम इज इक्वल टू 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज आल्सो गिवन 2.67। और चूंकि ये वाटर कौन सा वाला है, दिस इज द सी वाटर ना, इट इज नॉट द फ्रेश वाटर, तो यहां पे जो जी वैल्यू निकल के आएगी वो किस बेसिस पे निकाल के आएगी, तुम जो जी निकालते हो इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, गामा एस अपॉन में यूनिट वेट ऑफ द वाटर, एंड यूनिट वेट ऑफ द वाटर कौन सा वाला, फ्रेश वाटर वाला। बट क्या यहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर ही नहीं है, बस यहीं पे पॉइंट है, आपका जी वैल्यू चेंज होके निकल के आएगा।
जी वैल्यू आपको डायरेक्टली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की जो दे रखी है इसको यूज नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेश वाटर के रिस्पेक्ट में निकाली गई जी की वैल्यू है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कहां पे चाहिए, 30 मीटर। मुझे टोटल स्ट्रेस चाहिए कहां पे, दैट इज 30 मीटर बिलो दी 30 मीटर डेप्थ इनटू दी सैंड लेयर। तो यहां पे मुझे टोटल स्ट्रेस चाहिए है। तो टोटल स्ट्रेस कैसे निकल के आएगी, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो गामा है इसका सैंड का, आपको गामा सैचुरेटेड चाहिए सैंड का, ठीक है। और गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या है, गामा सैचुरेटेड विल बी इक्वल टू जी गामा जी प्लस सी 1 में ई इंटू गामा डब्ल्यू। और जी कौन सा वाला यूज करना है, फ्रेश वाटर के रेस्पेक्ट में नहीं, इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर। तो मतलब इस सॉलिड वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी को पहले तो मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, सी वाटर के रिस्पेक्ट में, और दूसरा मुझे इसका वॉइड रेशियो चाहिए। वॉइड रेशियो निकालने के लिए आपको रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स दे रखा है। अब दो कॉन्सेप्ट को देखो कितना ब्यूटीफुली इसने इंसर्ट किया इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ई एक्चुअल कंडीशन या कंडीशन, दैट इज ई नेचुरल। सेकंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश वाटर, नहीं लेक वाटर और द सी वाटर, and then you have to apply to calculate the gamma saturated. Once you get the gamma saturated, then you easily find this total stress value, right? So देखो कैसे कैलकुलेशन करें इसमें। तो कैलकुलेशन निकल के आएगी, सबसे पहले आईडी का यूज कर लेते हैं हम। तो आईडी विल बी इक्वल टू आईडी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, यही हमें चाहिए अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। नाउ रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स कितनी दे रखी है, 40%, एंड दिस इज दी 1.5, 1 माइनस 0.5 ये चाहिए है, 1 मैक्सिमम है, और ये हमारे पास 0.4 है। कैलकुलेट दी वॉइड रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दी वॉइड रेशियो, 0.5 इंटू 0.4 इट इज दी 0.2, राइट। और वो इधर से इधर जाएगा, यहां पे आएगा, सो इट इज दी -1, सो दैट इज कम्स आउट टू बी 0.8। सो ई नेचुरल स्टेट में कितना आ गया, 0.8 निकल के आ गया। नाउ जी डैश will be the specific gravity of the solid with respect to which water, it is with respect to sea water. So we can directly write specific gravity of solid divide में unit weight of कौन सा वाला water, sea water, और sea water की आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 1.03। तो इसको डायरेक्टली आप 1.03 स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर लो, कहां गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.67 divided by 1.03, 2.67 1.03। क्यों, ये जीडेस इंटू गामा डब्ल्यू, यही ना होगा ना आपका जीएस ऑफ द सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सी वाटर। सो 2.67 1.03, this is comes out to be 2.592। ठीक, तो ये तो आ गई आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स। अब डाल दो यहां पे गामा सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जी डैश प्लस ई 1 प्लस ई 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा सैचुरेटेड विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो गामा सैचुरेटेड विल बी कम्स आउट टू बी जी डैश इज 2.592 प्लस 0.8 1 प्लस 0.8 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर सेम 9.81। तो यहां से आप गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट करो, तो 2.592 0.8 1.8 9.81, it is comes out to be 18.48 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नाउ ये वैल्यू तो निकल के आई 18.48 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब निकाल सकते हो आप इफेक्टिव स्ट्रेस, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वाटर टेबल के नीचे जो भी आपकी सैंड है उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकल के आती है, सिंपली यू कैन राइट H इंटू गामा सबमर्ज, H गामा सबमर्ज, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। गामा सबमर्ज कैसे निकालें,
इसको माइनस कर दो, दिस वैल्यू इज माइनस विथ 9.81, 10.13। आई थिंक एक मिस्टेक कर ली है अपन ने यहाँ पे, गामा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने 1.03 से मल्टीप्लाई नहीं की, फ्रेश वाटर नहीं है यहाँ पे, सी वाटर है, तो वापस से कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसको। सो 2.592 प्लस 0.8, 1.8 इंटू 9.81 इंटू 1.03, दिस इज कम्स आउट टू बी 19.04। ये मिस्टेक नहीं करना आप लोग, क्योंकि ये मिस्टेक होती है सी वाटर एंड फ्रेश वाटर की। सो इट कम्स आउट टू बी 19.04, right? This is the gamma saturated, and once you get the gamma saturated 19.04, अब आपको निकालनी है गामा सबमर्ज। सो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ विच वाटर, सी, और सी वाटर की कैसे निकालोगे, 19.04 माइनस फ्रेश वाटर को 9.81 और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये निकल के आएगा आपका 9.81 इंटू 1.03, दिस विल कम्स आउट टू बी 8.93। सो अवर गामा सबमर्ज will be comes out to be 8.93, multiplied with this 30 you will obtain 268 kilopascal। so directly multiply 30 into this, क्यों, वाटर टेबल के नीचे अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए सॉइल के अंदर, तो कैसे, सॉइल का गामा सबमर्ज इनटू उसकी कितनी डेप्थ, 30 मीटर उसकी डेप्थ है, और गामा सबमर्ज वैल्यू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू डैश ऑफ द सी वाटर। सो इट कम्स आउट टू बी 30 into 8.93, this will comes out to be the 268 किलो पास्कल और द किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन इसमें क्या निकल के आएगा, दिस इज द सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो 268 किलो पास्कल विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, और द करेक्ट जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ रही है इसमें वो 268 है, ये उसकी कैलकुलेशन है। अब इसी से एसोसिएटेड सेकंड क्वेश्चन ये है, सेम डेटा गिवन है, क्योंकि पढ़ने के लिए आसान होता इसलिए मैंने यहीं पे रख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है इसमें, राउंड ऑफ अगेन द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर इफ द सी वाटर लेवल परमानेंटली राइज बाय दैट इज 2 मीटर। तो अगर मान लो आपका इसी क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है कि उसी डेप्थ पे आपको, ये 38 मीटर डेप्थ पे आपको वापस से इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, अगर ये आपका जो वाटर टेबल है वो राइज कर जाए बाय 2 मीटर। इसमें एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आप लोग जानते हैं कि अगर आपके ग्राउंड लेवल या बेड के ऊपर वाटर लेवल ऊपर नीचे करेगा तो इसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? उतने ही अमाउंट से टोटल स्ट्रेस बढ़ेगी, उतने ही अमाउंट से आपका क्या बढ़ेगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, दोनों को डिफरेंस करो, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। इसका मतलब इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट लगेगा कि बिकॉज दी बेड लेवल के ऊपर वाटर के लेवल के वेरी होने से आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज नहीं आता। दैट मींस कि अगर परमानेंटली भी राइज हो जाए तो 30 मीटर पे 0 चेंज निकल के आएगा। दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो आप सेकंड क्वेश्चन तो आप बिना मतलब सोचे विचारे भी कर सकते, बस आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के ऊपर वाटर के वेरिएशन के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब जो बच्चे अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को अच्छा करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग लाए हैं एसएससी जेई मेंस बैच 2022, जिसका नाम अभ्यास बैच है। ये अभ्यास बैच आपका स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर, रिस्पेक्टिव ब्रांच दैट इज सिविल, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल के लिए। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अभ्यास बैच को। ये बैच अवेलेबल है आपको दोनों मोड में, दैट इज ऑनलाइन ऑफलाइन। कंप्लीशन टाइम बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन दैट इज 2 मंथ, इसमें कंप्लीशन टाइम आपका हो जाएगा। ड्यूरेशन दैट इज 250 से 280 आवर्स के बीच में, वैलिडिटी इसकी रहेगी 6 मंथ। इसके साथ ही साथ आपको मिल जाती है यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज, और प्लस इस फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाते हैं 10 मॉक टेस्ट। इसमें फोकस रहता है आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, और यहाँ पे साथ ही साथ आपके राइटिंग स्किल के ऊपर इंप्रूवमेंट दिया जाता है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, ये उसकी रिस्पेक्टिव फीस लिखी हुई है।
जो बच्चे हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अगर मान लो इनको मेंस की तैयारी नहीं करनी है, तो उनके लिए अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए लाए हम लोग टेस्ट सीरीज, जेई मेन टेस्ट सीरीज, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, ये उसकी फी लिखी हुई है। टोटल इसमें जो है जनरली यहाँ पे 10 टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें आपके 5 मिक्स्ड टॉपिक हैं और जो 5 है आपके वो आपके फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं इसमें। साथ ही साथ इसके साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन भी जो है वो अवेलेबल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अब आप जो है हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ को कहां से निकाल पाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से बाय सिंपली सर्चिंग दिस नेम एईसी ऐप बाईटी डिस्कशन, और आप चाहें तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि पीडीएफ कहां है, जो चैनल पे आप जुड़ेंगे उसी में आपको डेली बेसिस पे जो है हर लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी जाती है। नाउ अब मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके आऊंगा इफेक्टिव स्ट्रेस वाले जो क्वेश्चंस है उसमें। सो नेक्स्ट पार्ट बनेगा इसका इफेक्टिव स्ट्रेस का, उसमें हम सम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितने लोगों को आप शेयर कर सकें उसको शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।